बोथ साइड को 2 म्यू आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई देखो नहीं अपने से ट्राई करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड की तरफ मत देखो। यदि तुम्हें मल्टीप्लाई करना है उसमें एक तरफ जो डिवाइड का कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें जो LHS साइड है आपको बीच में जो कंपोनेंट मिल रहा है उसमें देखिए सिर्फ थीटा और फाई होगा। सिंपली जो बीच का कंपोनेंट है उसमें सिर्फ थीटा और फाई। देन यू कैन से ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। तो आपको सब आप लेफ्ट राइट कीजिए। लेफ्ट राइट मींस इसको एक साइड ले जाइए, आर वाले कंपोनेंट प्लस जो कांस्टेंट कंपोनेंट थे उनको एक तरफ ले आइए। जब आप एक दूसरी तरफ करेंगे तो जो थीटा और फाई का कंपोनेंट होगा इसमें साई कॉमन है कंप्लीटली, लेकिन जब इनको आप लेके आएंगे तो इनमें तो साई आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे वो फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव का ही फंक्शन, ये आप सेपरेट लिखिए फंक्शन, और साई जिसमें कॉमन हो रहा है उसको एक ब्रैकेट में लीजिए। साई कॉमन लेना, जहाँ जहाँ साई कॉमन हो सकता है, साई की फंक्शन है इसलिए उसको कॉमन लेंगे।
यस कल की इक्वेशन से क्या डिफरेंस आ रहा है जब हमने रिजिड रोटर लिया था कल थीटा और फाई से इसमें कहाँ डिफरेंस है हाथ लगाइए मैं देखना रिजिड रोटर की और हाइड्रोजन एटम की इक्वेशन में डिफरेंस पोटेंशियल मुझे फैक्टर बता दो क्या डिफरेंस नहीं अब देखो नहीं Potential. कॉमन सेंस की चीज है सिंपली जो अभी तुमने ये वाला टर्म ऐड किया था पोटेंशियल यानी एनर्जी सिर्फ ये टर्म डिफरेंस है रेस्ट कल जैसे ठीक है तो कल तुम्हें दो इक्वेशन मिल रही थी तुमने कहा कि अच्छा ये क्वासी या पार्शियली सेपरेबल इक्वेशन होगी जिसके बेसिस पे दो इक्वेशन आज भी तुम्हारी रेडियल और एंगुलर हो गई बट एक कंपोनेंट बढ़ गया तो अब तुम कहोगे कि अच्छा नहीं तीन इक्वेशन की बात होगी कल तुम्हारी दोनों इक्वेशन ये थी आज तुम्हें तीन इक्वेशन मिल गई 1 2 3 इसमें कोई चीज डिफरेंस नजर आ रहा है जो कल से डिफरेंस है एल प्लस 1 कल हमने नहीं बेसिकली वो आपका सॉल्यूशन होता है वो कैसे आता है ये आपकी इक्वेशन है ठीक है इसके बेसिस पे आपने पहला कहा कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है वो लीनियर के बेसिस पे बन रही है सेकंड डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट और कांस्टेंट आपने लिया है m स्क्वायर कल भी आप ले लिए थे m स्क्वायर m क्या रिप्रेजेंट करता है m constant and this was the origin of magnetic quantum यानी ये जो सॉल्यूशन है ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सॉल्यूशन है अब ऑफ कोर्स इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू जो तुम जानते हो वही आनी है यानी m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये है जब इसको सॉल्व करोगे जो सिमिलर टू लीनियर वाले की तरह से आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो यहाँ से आपका इसका ओरिजिन अब जब आपने कहा कि अच्छा बेसिकली यहाँ देखो इस इक्वेशन को देखो तो इधर का फंक्शन अलग है इधर अलग है और ये अलग है ये r का फंक्शन है थीटा का फंक्शन है फाई का फंक्शन तो इसमें सिमिलरिटी नहीं हो सकती सिमिलरिटी मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन ले लिया तुम्हारा सॉल्यूशन ले लिया तुम्हारा सॉल्यूशन तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जितनी आ रही होगी इनकी वैल्यू सिमिलरिटी नहीं होगी सेम अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही होगी वो सेम होगी तो आपने कहा कि अच्छा इसकी वैल्यू अगर ml स्क्वायर है तो इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उस इक्वेशन में कि उसकी भी ml स्क्वायर ही होनी चाहिए यही बात कह रहे हैं आपने इस वैल्यू को कह दिया जो आपकी सपोज फाई के रिस्पेक्ट में आपने कहा कि वो वैल्यू आपकी ml स्क्वायर है ये कांस्टेंट है तो सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे भी ml स्क्वायर के टर्म में आएगी जब ये कहा गया कि ml स्क्वायर के टर्म में है कल मैंने कहा था क्वांटाइजेशन पढ़िएगा देन ये है कि ml स्क्वायर का टर्म उस फॉर्म में तभी आएगा जब ये इक्वल होगा l plus 1 जो कि आपका बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन जो नोमेनक्लेचर दिया गया यानी फर्स्ट इक्वेशन आपका ml के बारे में इंफॉर्मेशन देता है सेकेंड इक्वेशन आपका l के पार्ट में यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में देता है और जो रेडियल पार्ट है वो आपका n के बारे में यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो उसका सॉल्यूशन है ठीक है चलिए लिख लीजिए तीनों इक्वेशन आया समझ में या नहीं अभी भी मुझे लगता है आधे लोगों को नहीं समझ आ रहा है आरएचएस साइड में ये था यही था आरएचएस साइड इसको हमने कहा ml स्क्वायर के बराबर राइट तो अगर ये वैल्यू है तो जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो भी सेम होनी चाहिए
क्योंकि आपके फंक्शन अलग है, डी फाई डी आर डी थीटा है। तो अगर हमने कहा कि अच्छा ये फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम स्क्वायर, जिसको हम कह रहे हैं कि एल एल प्लस वन होना चाहिए, तो ये प्लस जो कांस्टेंट का टर्म था वो फिर जीरो दूसरी इक्वेशन बनेगी। इसी तरह तीसरी इक्वेशन में आप यहाँ तक की वैल्यू पा रहे थे जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, ये टर्म नया है, यहाँ पे भी वही आ जाएगा एल एल प्लस वन, यानी कांस्टेंट के टर्म से ये तीसरी इक्वेशन बनेगी। ये तीन इक्वेशन आती है। ये इसको अदर वे में लिख सकते हो, equation for phi gives information about a meaningful quantum number. नहीं फाई नहीं Magnetic quantum. Equation for theta gives information about एजीमुथल क्वांटम azimuthal quantum number. And equation for r radial function gives information about principal quantum. और जनरली अब हम लिख सकते हैं इसको, चाहे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, दोनों सेम ही हैं। पहले इसी को तुम्हारी जो इक्वेशन होगी, जो फंक्शन होगा, तुम कहोगे साइज द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, जिसमें आर अगर रेडियल कंपोनेंट है एंड द सेकंड वन इज एंगुलर फंक्शन। तो नेक्स्ट तुम कह सकते हो कि अगर ये रेडियल है, ये एंगुलर है, एंगुलर को फर्दर यू विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक आपका ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एक मैग्नेटिक के बारे में देगा। तो इसको आप लिखिए, फाइनली आपका ये है। अब इसमें तुमने कहा कि साई जो है बेसिकली जो तुम्हारा वेव फंक्शन, उसको कह रहे हैं कि नॉर्मली इट्स अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, और आर को कह रहे हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी के बेसिस पे तुमने एक्सप्लेन किया n इक्वल टू 1, देन l की वैल्यू क्या होगी, अगर n की वैल्यू 2 है फिर 1 नेक्स्ट 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली n की वैल्यू। अगर इसको हम नोटेशन में दिखाएं तो वेव फंक्शन सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? जैसे हम कोई भी एनर्जेटिक्स निकालते हैं सर, उसका ट्रांसलेशन, तो उसमें हमने तुम्हें बताया कि हम नॉर्मलाइज्ड करके वेव फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी तो एक ही निकलेगा या अलग अलग निकलेगा? अलग निकलेगा कैसे, वही जो सुनना चाह रहे हैं। क्योंकि तीनों में मतलब मैंने कहा ना कि सिंपल एटम पे चलते हैं, क्योंकि एक एटम पे ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा, सिंपली 3 डिफरेंशियल आई सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैथमेटिक्स आती 2 घंटे में सॉल्व कर लिया। बट स्टिल नोबडी गोस कि अच्छा अगले सिस्टम पे जाएं, रेडियम पे जाएं, उड़ान पे जाएं। व्हाट दे विल डू, दे विल
ये हीलियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस और बोरान 3 प्लस, इस पे बताने लगे। प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं कर पाए? प्रॉब्लम ये है एन कि एल और एम एल का वैल्यू सेम। एक तो ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, और सिर्फ अगर 1 2 3 4 का सपोज आई एम सेइंग के सेल एल सेल एम एन चौथे नंबर तक होता है, हम 4 इक्वेशन निकाल लेते, ज़्यादा टफ नहीं था, अगले सिस्टम पे चले जाते। लेकिन अगर साई को हमने कहा साई एन एल, इसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखें साई एन एल, या और टिपिकल कंप्लीट वेव फॉर्म हम लिख सकते हैं साई एन एल एम। तो साई एन एल की कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? बहुत सी। बहुत सी। साई 10 यानी n की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 0। साई 11 उसी तरह 2 में जाओगे, साई 20, साई 21, साई 22, आपकी बहुत सी पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी कितने टाइप की आपकी वेव होने जा रही है? R10, R20, R30, 31, 21, 32 डिफरेंट फॉर्म आते हैं, वो आगे आते हैं। M को ले आता, यानी साई N L M में 100, 200, 210 जितनी पॉसिबिलिटी तुम आई मीन जो भी क्वांटम नंबर अपना पढ़े थे, P में -1, 0, +1, अकॉर्डिंगली सबके लिए अलग अलग, यानी हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हारा डिफरेंट वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन मतलब यू आर सेइंग प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। सबको तुमको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर पॉसिबिलिटी भले 1% या 2%, तो उसको तुम्हें लेके चलना पड़ेगा, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। अगले सिस्टम में जाओगे, देयर विल बी 2 चार्ज, यानी Q1 Q2 में भी डिफरेंस होगा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विल इंक्रीज, यानी वेव फंक्शन और बढ़ेंगे, आपकी कैलकुलेशन और होगी। अब जिसको सॉल्व करना हो या मन हो, यू कैन ट्राई। देखिए RNL जो होता है, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो सॉल्यूशन आता है, पहला नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, दूसरा एक्सपोनेंशियल डिके फैक्टर e⁻⁻r/n/a0, और तीसरा होता है पॉलिनोमियल इन R। अब बता सकते हो मुझे, इसमें देखो और मुझे बताओ, R10 की अगर मैंने वैल्यू दे दी, इसका मतलब क्या है? 2 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। 2 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 1/√2, 2, 3 √√3, 8, 27, ये सब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर वेव की। जैसे आप सॉल्यूशन निकालते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। अगला क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल। ये जो 1/a0 की पावर है वो एक्सपोनेंशियल है, exponential decay function, and third one is पॉलिनोमियल polynomial है आपका ये। अब ये आपका बेसिकली सिर्फ रेडियल पार्ट को अभी तो ये डिफाइन कर रहा है, सिंपली रेडियल पार्ट को डिफाइन, दो पार्ट। अब जिसको और अच्छे से याद करने का मन हो, ये सब देखो मैनुअली काम किया है लोगों ने। अगर तुम लगोगे शायद पूरे दिन भर में ये निकाल लो, बहुत बड़ी बात है, तो वो मैनुअली उसकी वैल्यू बता दी। If you will take a system, that will be 2z n a mu factorial this upon this one, और वहाँ पे
रो की वैल्यू क्या है, ए म्यू की वैल्यू क्या है, देखिए ये तो सिर्फ रेडियल पार्ट था। कंप्लीट वेव फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता है, कंप्लीट वेव फंक्शन में अगर एन एल एम की वैल्यू डिफरेंट नहीं देन इट विल बी, डोंट वरी, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपली आपको बताने के लिए। अब हम चलते हैं, अगर इस आपको क्वेश्चन आता है, आपको इसमें से कुछ चीजें मैं पूछ सकता हूँ कंपलसरी में। ये आपकी इक्वेशन है, तो ये फैक्टर क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या दे के पूछ सकता हूँ या सिंपल है, बट आपको अगर हाइड्रोजन एटम का डेरिवेशन आता है तब उसमें क्या लिखना है वो चाहिए। Starting from this one, you have to make a system जो कि spherical coordinates को denote करता हो। Spherical coordinate मतलब theta and phi को explain करना चाहिए। It should tell what is x, what is y, what is z. Then you can write, मैंने कल भी कहा था ऐसे आप equation लिख सकते हैं। After that you can go directly. Directly में ध्यान रखिएगा, चार कंपोनेंट आप स्पेसिफिकली दिखा रहे हो, एक r के टर्म में, एक थीटा के टर्म में, एक फाई के टर्म में, एक कांस्टेंट के टर्म में। ये आपका टर्म आ गया स्फेरिकल, कार्टेशियन से आप स्फेरिकल में आ गए। देन यू हैव टू एक्सप्लेन e minus v term. If it is rigid rotor, then you will say the distance r is same, so the value of v will be 0. यहाँ पे आपकी v 0 नहीं होगी क्योंकि आपने वेव फंक्शन मान रखा है, तो अगले टर्म में आपको v को डिनोट करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, आप ऐसे एरो बना के कीजिए या क्लासिकल मॉडल से कीजिए कि न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, बट ओनली वन सिस्टम, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये तो ऐसे है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज e, प्रोटॉन इज e, सो द पोटेंशियल विल बी Vr इक्वल्स टू -e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r। श्रद्धा आप लिखना चाहें नहीं लिखना चाहें, बट ये आपको लिखना मस्ट है। नेक्स्ट यू विल पुट योर वैल्यू। अब इसमें देखो डायरेक्टली रख दिया है, पहले यहाँ पे रखोगे वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू यहाँ। देन e वाले टर्म को इधर ले जाओगे, e साइड इस टर्म को आपने लेना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इट्स फंक्शन इन विच ऑल द थिंग्स आर मर्ज्ड, तो आप इसमें लैप्लासियन से सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं। व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू मेक इट क्वासी सेपरेबल। क्वासी सेपरेबल के लिए आप 2 म्यू r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। पर्पस क्या है, यहाँ से आपका डिनोमिनेटर में 2 म्यू आपका हट जाएगा, तो 2 म्यू r स्क्वायर से करेंगे तो ये हट जाएगा, ऊपर r स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, बहुत सी जगह आपके r स्क्वायर है वो भी हटने लगेंगे, और उस साइड आपका फंक्शन 2 म्यू r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर से हट गया है, और यहाँ जो r स्क्वायर का टर्म था हट गया। सिंपली पर्पस यही है कि तुम डिनोमिनेटर की चीजों को हटाना है। इसमें जो मिडिल का फंक्शन आएगा वो सिर्फ थीटा और फाई का होगा। देन यू कैन से इट्स एंगुलर पोर्शन r, द पोर्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन साइन एंड फाई। आपको सब कुछ है,
इसको उधर, रेस्ट चीजों को इधर ले आना पड़ेगा। इन चीजों में तुम ध्यान दो कि जो कांस्टेंट के टर्म थे उसमें साई कॉमन है, साई को कॉमन लो, रिमेनिंग आर वाले जो डिफरेंशिएशन के टर्म है उनको राइट में रखो, और जो थीटा के टर्म और फाई के टर्म है उनको एक साइड, मतलब ऐसा कोई मस्ट नहीं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं कर सकते। एक साइड एंगुलर वाला ले आना है, एक साइड रेडियल प्लस कांस्टेंट वाला। जैसे ही आपकी इक्वेशन बनेगी, यू कैन से नाउ इट्स अ क्वासी सेपरेबल एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इन दिस फॉर्म का मतलब psi r theta phi must be equal to one radial equation, one angular equation। तो जैसे ही आपने कहा कि रेडियल इक्वेशन और उसके इक्वेशन के बराबर होगा, तो कल आपने एक इक्वेशन वो की थी। तो पहले जो सेकंड डेरिवेटिव का टर्म है आपकी इक्वेशन में, जो सेकंड डेरिवेटिव का टर्म है उसको अपने आप तो राइट साइड में ले लो, ओनली सेकंड डेरिवेटिव का टर्म, क्योंकि एक टर्म सेकंड डेरिवेटिव का है, रेस्ट टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो कि बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ r, सॉरी दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियल फंक्शन r विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि वो इक्वल, तो तुम्हें ये कहना है फाइन इक्वल नहीं होंगे, तो इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन में आप इक्वलिटी नहीं ले आ सकते या कोइंसाइड नहीं करा सकते, तो इट मींस इट मस्ट बी इक्वल टू सम टर्म, इट मस्ट बी इक्वल टू सम टर्म। तो आपने पहला कहा, चलो जी ये वाला आपका ml² जो आप कल भी लिखे थे। जैसे ही आपने कहा ml² यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर आपने इंट्रोड्यूस करा, मैग्नेटिक, इसको आपने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सेम लाइन को आपको फिर से रिपीट करनी है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो इस टाइप का भी टर्म उसी के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी दो टर्म है, तो वो दो टर्म भी उसके बराबर होने चाहिए। आई मीन तो m को इन्होंने कहा कि अच्छा वी कैन राइट l+1, उसके रिस्पेक्ट में आप फिर दो इक्वेशन बना लीजिए, जैसे this is ll+1, this is ll+1, ठीक है ना, एक कंपोनेंट दूसरा, then that's it, equals to 0 के फॉर्म में लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में सारे टर्म एक साइड ले लो। अब जो पहला है इसको कह लो मैग्नेटिक को एक्सप्लेन कर रहा है, थीटा का क्या हो एजीमुथल को कर रहा है, इसको यू कैन राइट, ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन है। आगे अगर आपको एक दो वैल्यू लिखनी है तो सिंपली RNL और RNLM की एक एक वैल्यू ध्यान रखिएगा, और इस टाइप से बेसिकली डिफरेंट वेव फंक्शन इतना हाइड्रोजन एटम है। इसके बाद फर्दर इफ यू वांट टू एक्सप्लेन कि n की वैल्यू क्या होती है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 1 2 3, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन बता रहे हैं यू कैन राइट इसका सॉल्यूशन 0 1 2 3, इसका एडमिशन में भी आपका 0 1 2 3 होगा बट लेस देन 1, फिर उसमें आपका प्लस माइनस 12+1 होगा जो वैल्यू होती है, जैसे आप पढ़े हैं ट्रेडिशनली सॉल्यूशन में वो आप ले सकते हैं। जो थर्ड इक्वेशन थी बेसिकली हम रेडियल पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। रेडियल पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो हमारी e की वैल्यू आती है
and the value is n e की power 4 32 pi square epsilon 0 h cross square 1 over n square। अब जिसने क्लासिकल पढ़ी याद है लाइनमैन कॉमन फास्टिंग ब्रैकेट, और काफी हद तक वो रूल फॉलो हुआ, आई मीन वो नहीं क्रैश हो पाया था। दिस इज द रीजन कि जो हमें एनर्जी की वैल्यू मिलती है वो देखो इतना टर्म कांस्टेंट है, सिंपली E1 कांस्टेंट टर्म अपॉन n स्क्वायर, और उसमें इक्वेशन क्या थी, कांस्टेंट का टर्म 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एक फिक्स हो जाता था 1, दूसरे को 2 3 4 5 करते थे, फिर दूसरी बार 1 अपॉन 2 स्क्वायर फिक्स हो जाता था 3 4 5, तीसरी बार 3 फिक्स हो जाता था 4 5। वो वही चीज है, दैट्स व्हाई जो एजम्पशन था, जो लाइंस मिल रही थी ट्रांजिशन लाइंस, वो सेम था। तो अगर आप इसमें इस चीज को ऐड करना चाहते हैं कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजम्पशन coincides with the classical phenomena, means both classical phenomena with respect to 3 lines, Lyman, Balmer, Paschen, bracket फुल नहीं होता, सिर्फ n1 1 n2 2 3 4 5 आगे, n1 2 3 4 5 आगे, n1 3 आगे, बट 4 लेंगे तब नहीं होगा। तो सिंपली उस चीज को आप यहाँ पे, वहाँ क्या होता था, आप लोग सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिस्पेक्ट में शायद 13.6 ले लेते थे, और ब्रैकेट में n1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2, तो 3 तक फॉलो होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे भी आप कांस्टेंट की वैल्यू पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, आई मीन हाइड्रोजन से आगे बढ़ेंगे, सब गड़बड़, क्योंकि E की पावर 4 आपका चेंज होता है। यहाँ आपने एज्यूम कर लिया E मींस 1.6 into 10 power minus 19, लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे, सपोज हीलियम पे बेरिलियम पे गए, आपके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा, तब वो चीज नहीं होगी। दैट यू कैन ऐड। चलिए पूछिए, प्रॉब्लम की बारी है, मैं पूछता हूँ। जो फॉलो नहीं कर रहा है n1 इक्वल टू 4 है, वो रिपीट कीजिए। तुम्हें याद है कि क्या था कॉन्जुगेट्स, और याद नहीं तो फिर तुम ब्लाइंड मत करो। बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी में हमने एज्यूम किया कि K सेल है, L सेल है, M सेल है, तो डिफरेंट ट्रांजिशंस होते हैं। एक ट्रांजिशन होता है कि 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, तो जो फर्स्ट में होता है यानी K सेल में जो ट्रांजिशन होता है, अगर मैं ठीक बता रहा हूँ, तो उसे हम कहते थे, जो लाइंस मिलती थी, स्पेक्ट्रल जो लाइंस मिलती थी, उसको हम कहते थे लाइनमैन लाइंस या लाइनमैन स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए जो फार्मूला था समथिंग, मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, minus T में this 13.6 1 upon 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। n1 की वैल्यू 1 हो जाती थी, n2 की वैल्यू 2 3 4 डैश डैश डैश। ये लाइनमैन का। बामर में होता था 2 हो जाता था, ये आगे 3 4 5 6 इस तरह से हो जाता। पार्शियल में 3 और P-fin bracket 4 5 6 इस तरह। बेसिकली ये ट्रांजिशन बताते थे कि थर्ड टू फोर्थ, थर्ड टू फिफ्थ, थर्ड टू सिक्स, अकॉर्डिंगली लाइन मिलेगी तुम्हें। लाइन मतलब मान लो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसी तो मिलेगी। ट्रांजिशन लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, सेम इसमें अलग अलग रीजन में मिलेगी। तो ये जो ट्रांजिशन लाइंस थी इससे मैच हो गई, ये तुम क्वांटम अप्रोच में बता रहे हो और यहाँ पे तुमने क्लासिकल बताया। बट जैसे ही 4 या 5 पे जा रहे हैं, मतलब n1 इक्वल टू 4 या n1 इक्वल टू 5, ब्रैकेट फ्रॉम पे नहीं। इसीलिए क्लासिकली आज भी 9th 10th या 11th तक ये 3 ट्रांजिशन में तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेंगे, उनकी बातें मिलेंगी या उनका लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन आज भी होगी। बट इन केस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, स्लर्स नहीं होता है। If spectral lines comes under the influence of electric field or magnetic field, they splits. What that are called? Zeeman effect or Stark? Zeeman effect. ये इंटेलिजेंट
इस सेंस में जिसको पुराना याद है, ये सब दोनों के बेसिक का सिलेबस है। दोनों को ये ध्यान रहना चाहिए कि मैग्नेटिक लाइंस सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती दैट इज जीमन इफेक्ट। फर्दर जीमन के दो पार्ट में होता है, नॉर्मल एनालॉगस, फिर स्टार होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन आपकी रहती है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों का आ जाएगा उसमें। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है with respect to magnetic substance? पढ़ लेना, अगले साल फिर आएगा, डाया पैरा फेरो में फिर आएगा ये। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी वो कब टर्न होती है, कब कंसंट्रेट हो जाती है, कब डाइवर्ज आई मीन कन्वर्ज कब होती है, डाइवर्ज कब होती है, पढ़ लेते हैं। उसके बेस पे ही आपके सुपर कंडक्टिविटी, मीजनर इफेक्ट ये सब बताया जाए। अभी फिलहाल ये है कि यू कैन एक्सप्लेन कि मेन क्वांटम नंबर के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करना है। चलिए उतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम से हम लोग फर्दर पार्ट वेरिएशन थ्योरम है। ले आओ, रजिस्टर